दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं 28 और 29 मार्च के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। देखिए दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से मेरी करंट अफेयर की क्लास नहीं हो पा रही थी। एक्चुअली रीजन ये था कि मैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं था अपने स्टूडियो में, जिसकी वजह से आपकी क्लास का नुकसान हुआ। ठीक है, और कोई दिक्कत की बात नहीं, परेशानी की बात नहीं है। आज ही दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आज और कल के अंदर मैं आपकी पीछे की जो भी 3-4 दिनों की क्लासेस किसी वजह से छूट गई हैं, उनके प्रश्न उत्तर को मैं आपको मिला जुला के करा दूंगा। तो परेशान मत होइए, एकदम इत्मीनान से चीज़ों को देखते चलिए और समझते चलिए। सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर इंपॉर्टेंट होगा तो बाहर जाने वाला नहीं होगा। ठीक है, चलिए पहले आज की बात हम लोग कर लेते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 की किताबें भी आ चुकी हैं। अभी ये 4 किताबें आपके सामने दिख रही हैं दोस्तों। अगली किताब भी कल की डेट में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा। यहां हमारी अगली किताब भी लॉन्च होकर आज आ ही जाएगी हमारे इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, वीडियो परीक्षा के लिए किताबें आ रही हैं। ठीक है, इसके बाद हिंदी इंडिविजुअल के लिए किताबें आ रही हैं और सुपर टेट परीक्षा पर दोस्तों काम चल रहा है। इसी महीने में सुपर टेट की परीक्षा यानी अप्रैल तक उम्मीद है आ जाएगी। ठीक है, अभी तो मार्च चल रहा है, अप्रैल तक वो भी आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। फिलहाल एक चीज और, स्टडी 91 पर कई सारे ऑनलाइन कोर्स चलते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो एक मौका आप स्टडी 91 को जरूर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि स्पोर्ट स्टार एसएच अवार्ड 2022 कौन सा अवार्ड है दोस्तों? अवार्ड का नाम आप जरूर याद रखेगा, स्पोर्ट स्टार एसएच अवार्ड। इसमें दोस्तों स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस पुरुष को दिया गया? यहां पर अगर पुरुष की बात की गई है तो सवाल तो महिला से भी संबंधित हो सकता है, लेकिन पहले आपको याद रखना है कि इसमें किस पुरुष को चुना गया दोस्तों। तो याद रखेगा, इस बार नीरज चोपड़ा को यह पुरस्कार दिया गया। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। क्या जीता दोस्तों? गोल्ड मेडल जीता था। किसमें दोस्तों? तो जेवलिन थ्रो में। किसमें? जेवलिन थ्रो में दोस्तों याद रखेगा गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए दोस्तों इन्हें दिया गया। ठीक है, इसको याद रखेगा। और यहां जो आरिफ खान नाम दे रहा दोस्तों, इनको एक विशिष्ट पुरस्कार भी दिया गया। ये तो रहा दोस्तों आपका कि स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर में पुरुषों के तरफ से दोस्तों जो जीता है वो नीरज चोपड़ा ने जीता है। बात आता है कि यार फीमेल में किसे दिया गया? फीमेल में दोस्तों किसे दिया गया? तो आपने नाम सुना होगा, किसका नाम याद रखे दोस्तों? महिलाओं में दिया गया। यहां नाम लिखा हुआ देखिए, जीतने वाली भारोत्तोलन है जिनका नाम है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को दोस्तों महिला श्रेणी में यह स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया। जी हां दोस्तों, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड फीमेल वाला किसे दिया गया? तो भारोत्तोलक मीराबाई चानू को दिया गया। और भी पुरस्कार वितरित किए गए, जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों लवलीन बोर्गोहेन की, तो इन्हें दोस्तों वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया व्यक्तिगत खेल में। ठीक है, अवनी लेखारा का नाम सुना होगा, 2 मेडल जीता अवनी लेखारा ने। ठीक है, राजस्थान की रहने वाली हैं। इनको वर्ष के पैरा एथलीट के रूप में चुना गया। प्रमोद भगत को दोस्तों विशेष मान्यता पुरस्कार दिया गया। सविता को दोस्तों वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया महिलाओं के रूप में। और रुपेंद्र पाल सिंह को दोस्तों पुरुषों के रूप में चुना गया, यह भी याद रखेगा। और आरिफ खान जो पीछे नाम लिखा था, इनको स्पोर्ट स्टार एसएच ऑफ द विशेष पहचान पुरस्कार दिया गया, यह भी आप याद रखेगा। ठीक है, तो सवाल कहीं से कुछ भी बन सकते हैं। ठीक है, इनको आप जरूर पढ़िएगा, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग पढ़ते हैं खेल से जुड़े ऐसे सवाल जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और हाल फिलहाल में दोस्तों हम लोगों ने पढ़े थे, खेल से नहीं, पहले अवार्ड वाला देख लेते हैं, अवार्ड से जुड़े अच्छे सवाल। ठीक है, तो अगर पूछे स्पोर्ट्स स्टार एसएच अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया? पुरुषों में। याद रखेगा, पुरुषों में तो नीरज चोपड़ा को दिया गया। पुरुषों में नीरज चोपड़ा को दिया गया। और दोस्तों महिलाओं में किसे दिया गया? फीमेल में दोस्तों किसे दिया गया? तो फीमेल में दिया गया किसे? मीराबाई चानू को। किसे दिया गया? मीराबाई चानू को दिया गया। यह आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, एक सवाल और याद रखिएगा, मालदीव सरकार द्वारा किसे स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार ये क्रिकेटर ने दोस्तों सुरेश रैना, इन्हें दिया गया। 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में किसे चुना गया? तो द पावर ऑफ डॉग। किसे? द पावर ऑफ डॉग को दोस्तों बाफ्टा पुरस्कार श्रेणी में रखा गया, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया। 31वां जीडी बिरला पुरस्कार अभी वितरित किया गया दोस्तों, और इससे किसे दिया गया दोस्तों? इसे दिया गया नारायण प्रधान को। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, नारायण प्रधान वाला, इसको आप याद रखेगा। निश्चित रूप से आपके परीक्षा में यह सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे देखिए, एयरपोर्ट काउंसिल इंडेक्स ने दोस्तों अभी भारत के कुल 6 एयरपोर्ट को दोस्तों चुना है। ठीक है, याद रखेगा। सॉरी,
ठीक है, भारत के अभी 6 एयरपोर्ट को चुना गया है, ये भी आप याद रखेगा। तो पूछ सकता सवाल कि अच्छा ये 6 के 6 एयरपोर्ट दोस्तों अलग अलग कैटेगरी के हैं, यहां पर यात्रियों के आने जाने के दृष्टिकोण से दोस्तों ये एयरपोर्ट चुने गए हैं। ठीक है, हाल ही में प्रदान किए गए विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वाधिक पुरस्कार किसने जीता? तो टोटल दोस्तों सबसे टोटल 96 पुरस्कार वित्त किए गए, 96 में से लगभग 50 से अधिक पुरस्कार यह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों को दिया गया। किसे? सेल के कर्मचारियों को दिया गया। आगे देखिए, यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द करेज अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया? तो ये दोस्तों 2 महिलाओं को दिया गया। एक भूमिका श्रेष्ठ जी हैं जो कि नेपाल की रहने वाली हैं, और दूसरा नाम है रिजवाना हसन जो कि बांग्लादेश की रहने वाली हैं। ठीक है, इसे भी याद रखेगा। वर्ष 2018, 19, 19, 20 और 20, 21 का इस्पात राजभाषा प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? यह दिया गया राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को। किसे? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को। ये सारे सवाल तो हम लोग पढ़ चुके हैं यार, याद तो होगा ना आप सभी को, याद रखेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ठीक है, कर राष्ट्रपति ने 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार वितरित किया। ये कितनी महिलाओं को दिया गया? देखिए, पुरस्कारों की संख्या 28 थी, 14 पुरस्कार 2020 के लिए, 14 पुरस्कार 2021 के लिए, लेकिन महिलाओं की संख्या 29 थी, याद रखेगा। तो 29 हस्तियां हैं और पुरस्कार कितने थे? 28 थे। दोनों बातें आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। कर भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, अगर आप इसको शॉर्टकट में देखेंगे तो बी फॉर भारत, बी फॉर ब्रॉडबैंड, एन फॉर नेटवर्क, एल फॉर लिमिटेड। तो बीबीएनएल, अभी दोस्तों बीबीएनएल जो है इसका विलय किया जा रहा है। आपको बताना है इसका विलय किस में किया जा रहा है। लिख रहा है बीएसएनएल में, भारत संचार निगम लिमिटेड, एमटीएनएल में, या फिर जियो में, या फिर एनओएफएन में। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों इसका विलय किया जा रहा है बीएसएनएल में। याद रखेगा, बीबीएनएल का विलय कहां पर किया जा रहा है दोस्तों? बीबीएनएल का विलय किया जा रहा है दोस्तों बीएसएनएल में। और इससे क्या होगा दोस्तों? इससे क्या हो पाएगा? बीएसएनएल और बीबीएनएल दोनों के हालात बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं। लगभग दोस्तों इन पर 60,000 करोड़ का कर्ज चल रहा था। कितना? 60,000 करोड़ का दोस्तों कर्ज चल रहा था। और अगर ये दोनों मिला दिए जाते हैं और सरकार इन पर अच्छा खासा खर्च भी करने वाली, कैश पैसे खर्च करने वाली इनके ऊपर, ठीक है, तो इसके बाद इनकी स्थितियों में सुधार आ सकता है। वही चीजें दोस्तों आप पढ़ सकते हैं कि 31 जनवरी तक बीएसएनएल एमटीएनएल पर लगभग 60,000 करोड़ रुपए का संयुक्त खर्चा था। लेकिन अब अगर इन दोनों का विलय हो जाता है तो दोनों के पास दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर लाइन है और इससे एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। और एक बार फिर से बीएसएनएल की जो अभी डूबती हुई स्थिति हम देख पा रहे हैं, वो अचानक से हमारे सामने अच्छी स्थिति नजर आएगी। ठीक है, तो ये याद रखेगा। फिलहाल आपके लिए इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज और दोस्तों, बीबीएनएल के बारे में थोड़ी बहुत बातें और जान लीजिए, क्योंकि सवाल और भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। कर बीबीएनएल एक विशेष प्रयोजन वाहन है, यानी स्पेशल पर्पज व्हीकल है, जो संचार मंत्रालय के दायरे में आता है। वर्ष 2012 में इसे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के रूप में दोस्तों स्थापित किया गया था। भारत नेट परियोजना को लागू करने का कार्य, जिसे उस समय तक राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क यानी एनओएफएन, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के रूप में जाना जाता था, इस संगठन को सौंपा गया था। ठीक है, इस एसपीवी को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, जिसे यूनिवर्सल एक्सेस लेवी द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। सुनिए, ये सब छोड़िए, मैं आपको साधारण बात बताता हूं। भारत सरकार का जो प्लान है, वो प्लान ये है कि भारत के गांव-गांव तक ब्रॉडबैंड की सर्विस को पहुंचाना, यानी सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ना, या कह दें कि गांव की जो पंचायतें होती हैं उन पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ना। तो ये कैसे संभव हो पाएगा? जब इंटरनेट के वायर वहां तक पहुंचेंगे, या ऑप्टिकल फाइबर लाइन यानी तेज इंटरनेट की बात हो रही है, केवल इंटरनेट देने भर की बात नहीं दोस्तों। ऑप्टिकल फाइबर लाइन क्या करता है? यह इंटरनेट की बहुत बेहतरीन स्पीड प्रोवाइड करता है। इसलिए भारत सरकार के सपने को साकार करने के लिए इस बीबीएनएल को बीएसएनएल में विलय किया जा रहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अर्थव्यवस्था संबंधित कुछ अच्छे सवाल देखते हैं जो आपके परीक्षा में हाल फिलहाल में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। और कौन कौन से सवाल हम लोग इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर में पढ़ रखे हैं, जरा एक बार पढ़िए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का विलय किसमें किया जा रहा है, तो बीबीएनएल का विलय किया जा रहा है बीएसएनएल में, आप याद रखेगा। ठीक है, एक सवाल और है, करा किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए बाल बजट अभी पेश किया? पहली बार दोस्तों मैंने बताया था कि पहली बार किसी राज्य सरकार ने बाल बजट पेश किया, और वह राज्य था मध्य प्रदेश। कौन सा था? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने दोस्तों चाइल्ड बजट पेश किया अपने यहां पर, याद रखिएगा।
रखेगा। कह रहा है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोलते हैं इसे, यूपीआई के माध्यम से सार्वजनिक ऋण निवेश की सीमा सेबी ने यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बढ़ाकर कितना कर दिया। तो पहले क्या था कि यूपीआई के माध्यम से आप केवल 2 लाख का जो है यहां पेमेंट कर सकते थे, सार्वजनिक ऋण निवेश में कितना पैसा डाल सकते थे, केवल 2 लाख रुपए। अब उस सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5 लाख कर दिया गया। तो इसे भी आप याद रखेगा। सांख्यिकी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन। अच्छा यहां पे देखिए मैं बता दूं आपको, यहां एनएसओ की बात हो रहा है दोस्तों, नहीं यहां पर याद रखेगा पहले राष्ट्रीय सांख्यिकी ना, तो याद रखेगा नेशनल ऐसे याद रखेगा सीएसओ प्लस एनएसएसओ का विलय करके दोस्तों यहां एनएसओ बनाया जा रहा है, इसको याद रखेगा। ठीक है, यानी जो नमूना सर्वेक्षण था और जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन था, इन दोनों को मिला करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बनाया जा रहा है, याद रखेगा। ठीक है, हाल ही में भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन बना। जैसे भारत में यूपीआई प्रणाली ना वैसा ही देश वैसे ही अपनाने जा रहा दोस्तों नेपाल। तो यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला नेपाल बना है और भारत के आधार कार्ड की तर्ज पर एक अलग से अपनी आधार कार्ड की पहचान बनाने वाला देश श्रीलंका बना है, वो भी याद रखेगा। दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, यूपीआई वाला पूछे तो नेपाल बताइएगा और आधार कार्ड वाला पूछे तो श्रीलंका बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। हाल ही में किसने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया है। तो हमारी वित्त मंत्रालय की वित्त मंत्री दोस्तों क्या नाम है बताइए, निर्मला सीतारमण, उन्हीं के द्वारा यह सिक्का लॉन्च किया गया। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 की रिपोर्ट में कौन सा देश पहले स्थान पर है, तो यहां सऊदी अरब का दोस्तों नंबर 1 पे पोजीशन है, याद रखेगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक अक्षय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद देश में कोयले की मांग किस वर्ष तक 1.3 से 1.5 बिलियन तक रह जाएगी। देखिए भारत सरकार चाह रही कि कैसे भी करके पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, कोयला हो गया, इन पर जो हमारी निर्भरता है वो कम हो जाए। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी 2030 तक अभी कोयले की डिमांड 1.3 बिलियन से 1.5 बिलियन तक बनी रहेगी, ये एक डेटा आया है। ठीक है, 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान किसका था, तो पिछले साल तो स्थान चीन का था, लेकिन इस बार यह स्थान अमेरिका का। यानी भारत के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड कौन सा देश करता है, तो अमेरिका करता है, इसे भी आप याद रखेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। ग्रोथ ओरिएंटेड जो बजट इस बार पेश किया गया दोस्तों, ये बजट पूरे 4 पॉइंट के इर्द गिर्द घूमता नजर आया। पहला था प्रोडक्टिविटी, देखिए प्रोडक्टिविटी तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो पहला था यहां प्रोडक्टिविटी, दूसरा था फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, तीसरा था क्लाइमेट एक्शन और चौथा था पीएम गति शक्ति। ये 4 स्तंभ थे इस बार के बजट के और इसी के इर्द गिर्द ये बजट घूमता हुआ नजर आया, तो ये भी आप याद रखेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। लिख रहा है पेपरलेस बनने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम लागू करने वाला भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है, आपको बताना। जो पेपरलेस बजट दोस्तों प्रस्तुत करने के लिए काम कर रही है। ठीक है, पेपरलेस बनने के लिए पूरी विधानसभा में हम लोग बहुत सारे पेपर का इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखेगा ये पेपरलेस विधानसभा बनने की कगार पर पहुंच चुका दोस्तों। तो ये कौन से राज्य की बात कर रहे हैं, याद रखेगा। अभी नए राज्यों नए विधानसभाओं का गठन कई जगह किया गया है। चुनाव था, जैसे कि पंजाब में चुनाव चल रहा था, गोवा में चुनाव चल रहा था, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा था, उत्तराखंड में चुनाव चल रहा था। बट याद रखेगा यहां केवल आपको दिग्भ्रमित करने के लिए ऑप्शन दिए गए। आपका जो सही जवाब है वो है नागालैंड विधानसभा। ठीक है, नागालैंड विधानसभा याद रखेगा दोस्तों, यह नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने की तरफ दोस्तों बढ़ रहा है, याद रखेगा। हां, अगर मैं गुजरात विधानसभा की बात करूं तो हाल ही में गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में, याद रखेगा, पहली महिला अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया था। किससे आप जरा बताइए, पहली विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया था, ठीक है बताइए, नीमाबेन आचार्य को। किसे दोस्तों, नीमाबेन आचार्य पहली ऐसी महिला थी गुजरात विधानसभा की जिनको अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, और आचार्य देवव्रत वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं। अगर मैं नागालैंड की बात करूं दोस्तों, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है, नेफ्यू रियो हैं। कौन है, नेफ्यू रियो। ठीक है, तो ये सारी बातें आप याद रखेगा। यहां नागालैंड जो तो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप यहां पे चीजें पढ़ सकते हैं। मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों आगे की तरफ। देखिए आप जानते हैं कि ई विधानसभा एप्लीकेशन जो आया दोस्तों, ये पेपरलेस बनने के लिए आया है, क्योंकि पेपर की बचत हो, इसलिए दोस्तों धीरे धीरे चीजें आ रही हैं। आपने देखा होगा कई बार ऐसा भी सुनने को आया है कि भारत ने अपना डिजिटल बजट प्रस्तुत किया या जो है ई बजट प्रस्तुत किया, यानी पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो ऐसा कई राज्यों में हो चुका है। अभी नागालैंड उस कगार पे चल रहा है। चलिए भारत में पहली बार, विश्व में पहली बार की बात करते हैं दोस्तों। कह रहा पेपरलेस बनने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाली भारत की पहली राज्य विधानसभा कौन है, तो नागालैंड
है, चलो ये बात तो पढ़ लिया। अगला देखिए, देश का पहला एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क ये कहां पर दोस्तों लॉन्च किया गया, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसे लॉन्च किया गया। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु में। ठीक है, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहां खोला जा रहा है? वर्ल्ड पीस सेंटर दोस्तों ये खोला जा रहा है हरियाणा के गुड़गांव में, वर्ल्ड पीस सेंटर। जबकि आपसे अगर पूछे दोस्तों कि जो है स्टैच्यू ऑफ पीस कहां पर, एक सवाल देखिए आपसे परीक्षा में पूछा भी गया था। अगर पूछे आपसे स्टैच्यू ऑफ पीस कहां पर है दोस्तों, अगर सवाल ये पूछे तो क्या बताएंगे? बताइएगा पाली जिले में है। पाली दोस्तों राजस्थान में है। ठीक है, पाली राजस्थान में। अभी हाल ही में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा, अहमदाबाद में। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। और एक स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की बात पढ़ा होगा आपने, वो संत रामानुजाचार्य की 216 फीट की ऊंची प्रतिमा है, जो कि तेलंगाना के हैदराबाद में अभी जो है लगाई गई। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित होने वाली दुनिया की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन निर्माण कंपनी कौन बनी दोस्तों? टीपीएल कंपनी है। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड इसे बोलते हैं, टीपीएल को याद रखेगा। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्राणी मेडिकल सिटी दोस्तों याद रखेगा, एक ही गांव में आप कह सकते हैं कि समस्त रोगों का उपचार होगा। ये मुंबई के मुंबई मनाया जा रहा है, मुंबई मतलब महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है, और महाराष्ट्र में दोस्तों पुणे में स्थापित किया जा रहा है इसे। ठीक है, हाल ही में कहां पर पहला ड्रोन स्कूल खोला गया? देखिए अभी तक आप ड्रोन मेला का नाम सुने होंगे, अब ड्रोन स्कूल की बात होने लगी दोस्तों। ज्योतिराज सिंधिया जो कि वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री, उन्होंने इस स्कूल का उद्घाटन किया। यह मध्य प्रदेश में 5 जगह पर बनने वाला, पहला ग्वालियर में बनने वाला जहां पर उद्घाटन किया गया, दूसरा इंदौर में है, तीसरा भोपाल है, चौथा जबलपुर है, और पांचवा जो है दोस्तों सतना में बनने वाला है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेगा, अच्छा सवाल है। ठीक है, करा भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो तमिलनाडु में किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन साहब हैं। भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क, 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क जो दोस्तों ये अभी कहां खोला गया? हैदराबाद में खोला गया, ये भी याद रखेगा। भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा, ऊंची की बात नहीं कर रहा, लंबी की बात कर रहा, सोई हुई प्रतिमा दोस्तों 100 फीट लंबी प्रतिमा है महात्मा बुद्ध जी की, और इसे लगाया जा रहा है बोध गया। बोध गया कहां है? बिहार में। ये वही स्थान है जहां महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आगे बढ़िए। सौर ईंधन का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बन गई? तो स्विस एयरलाइन ये भारत की पहली कंपनी है जो सौर ईंधन का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, सौर ईंधन का इस्तेमाल कर रही है, याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। करा हाल ही में किसने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर दुनिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किया है? दोस्तों आपने बहुत सारे टैक्सों के बारे में पढ़ा होगा, बट आपने कार्बन डाइऑक्साइड टैक्स के बारे में नहीं सुना होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन टैक्स के बारे में दोस्तों नहीं सुना होगा। और ये टैक्स जो लगाया जा रहा है दोस्तों, और लगाए भी क्यों ना जाए यार, याद रखेगा ऐसी बहुत सारी सामान हैं जो विदेशों से हम आयात करते हैं। देखिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो चीजें होती है। आयात माने विदेशों से सामान खरीदना, निर्यात यानी बेचना। ठीक है, तो जब हम विदेशों से आयात करते हैं और कोई ऐसी वस्तु है जो प्रदूषणकारी है, क्या है? प्रदूषणकारी, जहां से प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, तो याद रखेगा उनको कार्बन डाइऑक्साइड टैक्स के दायरे में रखा जाएगा। और यह फैसला लिया है यूरोपियन यूनियन ने। किसने लिया है? यूरोपियन यूनियन ने। ब्रिक्स देशों की बात मत करिए। अच्छा, इस बार दोस्तों जो ब्रिक्स समिट हुआ था, ब्रिक्स आपको पता है दोस्तों 5 देशों का समूह, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। इस बार दोस्तों इसका आयोजन चीन में किया गया। पिछले साल भारत कर रहा था, इस बार चीन कर रहा है। ठीक है, नाटो देशों की बात करें दोस्तों, नाटो का मुख्यालय कहां पर है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, याद रखेगा। बेल्जियम में है, याद रखेगा, बेल्जियम में है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बट ये भी आपका उत्तर नहीं है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम दोस्तों ये भी नहीं होगा। यूरोपियन यूनियन याद रखेगा जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन टैक्स जो है लगा रहा है। ठीक है, तो इसको पढ़िएगा आराम से, बहुत अच्छा सवाल है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैंने काफी बातें यहां पर बता ही दिया है, तो ऐसा कुछ ज्यादा बचा नहीं जो आपको जानने के लिए है। हाँ, आप भी जानते हैं कि धीरे धीरे दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसकी वजह से बर्फ पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और दुनिया में तबाही आना तय है। इसीलिए लोग चाहते हैं, मतलब पूरी दुनिया चाह रही है दोस्तों कि कैसे भी करके कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम से कम किया जाए, वरना स्थिति बहुत ही भयावह होगी। चलिए हम लोग पर्यावरण से जुड़े कुछ अच्छे सवालों पर देखते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं, जो हाल फिलहाल में करंट अफेयर में हम लोग पढ़े थे। देखिए स्टडी 91 के साथ रहेंगे तो कई बच्चे परेशान हो जाते हैं। अब देखिए मेरी मजबूरी समझिए,
मैं एज अ टीचर यहाँ पे नहीं हूँ। मैं स्टडी 91 में मेरे कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, किताबों से लेकर के उसके पेपर से लेकर के वेबसाइट, एप्लीकेशन, आपके ऑनलाइन कोर्सेज हो गए और आपकी करंट अफेयर की क्लास होगी, मेरी इंडिविजुअल क्लास होगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे इस संस्थान में रहते हुए अपने कंधों पर अपने हिसाब से लेके चलना पड़ता है, ठीक है। और आप जान रहे होंगे दोस्तों कि एक व्यक्ति अगर रेगुलर टीचिंग में है और टीचिंग के साथ साथ अगर उसके पास मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां हैं, तो कई बार ऐसी जिम्मेदारियां आ जाती हैं जब उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमें यहाँ से जाना पड़ता है, ठीक है, हटना पड़ता है, बिना हटे कुछ हो नहीं सकता। यार कभी ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, स्ट्रेस हो गया हो, परेशानी बहुत ज़्यादा हो, तो थोड़ा रिलीफ मुझे चाहिए होता है। ऐसा भी होता है कई बार कि रिलीफ के लिए मैं 2-3 दिन की छुट्टी ले लेता हूँ कि नहीं मुझे शांति चाहिए, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है आपके करंट अफेयर की क्लासेस बंद होती हैं, लेकिन उसके लिए बहुत परेशान होने की बात नहीं है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, तो रेगुलर स्टडी 91 से जुड़ के पढ़िए, क्योंकि देखिए आपका अगर 4 दिन का करंट अफेयर किसी वजह से बाधित होता है, मैं नहीं पढ़ाता हूं, तो ऐसा नहीं कि मुझे उन करंट अफेयर को छोड़ देना है। अरे भाई, आपकी परीक्षा में जब सवाल आएंगे तो डंके की चोट पे कैसे कहूंगा कि सारे सवाल मैंने पढ़ाए थे, जबकि मेरी क्लास तो 4 दिन बंद थी। तो यार 4 दिन बंद होना बड़ी बात नहीं है। 4 दिन के बाद जब मैं करंट अफेयर पढ़ाना शुरू करता हूं ना, तो उन सभी इंपॉर्टेंट सवालों को घसीट करके लाके इन सवालों में शामिल कर लेता हूं। अभी आया हूं, अब देखिए अगले 1-2 दिनों में सारे सवाल आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे, तो उसको लेकर के आप परेशान मत होइए। जब कभी ऐसा महीने में 1-2 बार होता है ऐसा, क्योंकि हर महीने मैं चाहता हूं कि लगातार क्लासेस चले, लेकिन उसके बाद चाहने के बाद भी इस तरह की दिक्कतें आ ही जाती हैं। तो आपसे निवेदन ये है कि जब कभी क्लासेस बंक हुआ करें तो पीछे की चीज़ें आप रिपीट किया करिए, जाकर रिवाइज किया करिए कि चलिए मुझे थोड़ा सा छूट मिला है, हमें और भी चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए आइए पढ़ते हैं पर्यावरण से संबंधित अच्छे सवाल। तो पहला ये दोस्तों कि एक जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन टैक्स लग रहा है, इसे यूरोपियन यूनियन के द्वारा लगाया जा रहा है। कह रहा है प्लास्टिक कचरे के मुद्दे से निपटने के लिए किस पहल की अभी शुरुआत किया गया। तो एक पहल चल रहा था, 2 पहल स्टार्ट किया गया, तो स्वावलंबन पहल याद है कि भूल गया, याद होगा आपको, स्वावलंबन पहल और संभव पहल, ये 2 पहल स्टार्ट किए गए थे प्लास्टिक कचरे के मुद्दे से निपटने के लिए। हाल ही में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। दोस्तों उद्घाटन पुणे में किया गया, पुणे महाराष्ट्र में है, याद रखिए वहां पर किया गया, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा रेन बॉम्ब क्या है। आपको बताया तो दोस्तों रेन बॉम्ब में किसी तरह की लड़ाई नहीं थी, ये ऑस्ट्रेलिया में एक मौसमी घटना थी जहां पर जिसकी वजह से बहुत तीव्र वर्षा हुई थी, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा रेन बॉम्ब। हाल ही में खबरों में रहा क्रिम्सन रोज क्या है। ये तितलियों की प्रजाति, हालांकि ऐसी तितलियां हमेशा नहीं मिलती, लेकिन इस बार हजारों की संख्या में क्रिम्सन रोज तितलियां मिली हैं। कहां पर दोस्तों, जहां पर रामेश्वरम का नाम सुना होगा, जहां पर भगवान श्री रामचंद्र ने लंका जाने के लिए दोस्तों एक पुल का निर्माण किया था, जिसे हम एडम ब्रिज कहते हैं और हिंदी में हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। उसी स्थान की परिघटना है, ठीक है। कौन सी कंपनी प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। तो याद रखेगा डाबर कंपनी है, डाबर कंपनी प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन चुकी है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ऐसा है जो जितना कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है उससे कहीं ज्यादा उत्सर्जन कर रहा है। किस वजह से कर रहा है, मामला यह जानने लायक है, क्योंकि वहां की मिट्टी दलदली है, उसमें ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो जितना पेड़ सोखते नहीं उससे ज्यादा उत्सर्जन हो रहा है। और मैं बात कर रहा हूं दोस्तों असम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क की, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सिंग वाले गैंडों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट किसे घोषित किया गया है। तो दोस्तों अरावली जैव विविधता पार्क को घोषित किया गया है, और अरावली पर्वत श्रृंखला का वह हिस्सा जो हरियाणा वाले क्षेत्र में स्थित है उसे घोषित किया गया, क्योंकि हरियाणा से स्टार्ट होकर राजस्थान तक यह अरावली पर्वत श्रृंखला गई हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों गुरु शिखर नाम सुना होगा, जिसे इंग्लिश में माउंट आबू के नाम से भी जानते हैं। वहीं दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, ठीक है। हाल ही में किस देश में प्लास्टिक की बर्बारी हुई दोस्तों, तो मतलब माइक्रो मतलब बहुत छोटे छोटे आकार के दोस्तों आप कह सकते हैं कि प्लास्टिक का बर्फ के अंदर मिले और बर्फबारी में ऐसा पता चला, और कई मिलियन टन, थोड़े बहुत नहीं थे, कई मिलियन टन थे, और ये बर्फबारी हुआ दोस्तों स्विट्जरलैंड में। तो इसे भी आप याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कर हाल ही में जारी यूएन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो देखिए आप बात करें दुनिया की, अगर आपके सामने एशिया की बात आती, अगर आपके सामने दोस्तों एशिया की बात आती, तब आप बताते दोस्तों वर्तमान में गौतम अडानी को पीछे छोड़कर के मुकेश अंबानी एक बार फिर दोस्तों आगे आ चुके हैं। कितना, मुकेश अंबानी आगे आ चुके हैं, याद रखेगा। और ये दुनिया के, याद रखेगा, अगर विश्व में इनकी स्थान देखा जाए तो विश्व में इनका 9वां स्थान है। कौन सा है दोस्तों, 9th रैंक इनका है, ठीक है। और अगर हम गौतम अडानी की बात करें, अगर हम गौतम अडानी की बात करें
गौतम अडानी की बात करें तो इनका स्थान दोस्तों 12वां है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और वर्तमान में अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा एलोन मस्क का नाम सुना होगा दोस्तों। एलोन मस्क ये स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। इनका स्थान दोस्तों पहला है, जेफ बोजेस का दूसरा स्थान है, बर्नार्ड अर्नोल्ड का तीसरा है, और बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं उनका स्थान चौथा है। तो फिलहाल के लिए आप एलोन मस्क याद रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये टॉप 10 लिस्ट है दोस्तों। पहला स्थान एलोन मस्क है, दूसरा जेफ बोजेस अमेजन वाले, तीसरा बर्नार्ड अर्नोल्ड, ठीक है, एलवीएमएच वाले, बिल गेट्स हो गए, वारेन बफेट हो गए, ये अमेजन हैं, ठीक है। वारेन बफेट याद रखेगा, बर्कशायर हैथवे, ठीक है, और सर्गी ब्रिन है, लैरी पेज हैं, और लास्ट में देखिए 9वें नंबर पे आपको नजर आ रहे होंगे मुकेश अंबानी जी, ठीक है। इनका नेटवर्थ दोस्तों कंपनी रिलायंस और नेटवर्थ कितना है, 103 अरब डॉलर है। तो यह भी आप याद रखेगा, ठीक है। सवाल यही कहीं से पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में, तो इनको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों सूचकांकों से संबंधित अच्छे सवाल, यानी भाई रैंकिंग के सवाल, रैंक इंडेक्स के। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है, यह ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट में सबसे अमीर व्यक्ति किसे चुना गया, तो एलोन मस्क को चुना गया, जो कि स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, ठीक है। भारत में न्यूनतम मातृदर अनुपात किस राज्य में दोस्तों, तो हमने बताया था केरल राज्य में है। न्यूनतम मातृदर अनुपात जो चल रहा है वो चल रहा है केरल में, ठीक है। भारत का बाजार पूंजीकरण विश्व में किस स्थान पर है, तो बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत जो है ये 5वें स्थान पे चल रहा है, 5वें स्थान पे, इसे आप याद रखेगा। अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ, जिसे आप ISSF के नाम से जानते हैं दोस्तों, इसमें कौन सा देश अभी टॉप पर चल रहा है, तो भारत टॉप पे चल रहा है। अभी भारत ने कई सारे गोल्ड मेडल दोस्तों शूटिंग में जीते हैं, ठीक है। वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, यानी एक तरह से कहते हैं कि राज्य के अंदर रहने वाले व्यक्तियों का प्रति व्यक्ति आय जो बढ़ रहा था तेजी से, किस राज्य में बढ़ रहा, तो तेलंगाना राज्य दोस्तों टॉप पर है, यह भी याद रखेगा। हाल ही में जारी पर्यावरण सूचकांक, पिछले साल भारत का रैंक 117 था, इस बार खिसक के भारत 3 पायदान नीचे आ गया है और भारत का रैंक चला गया 120वें स्थान पर, ठीक है। कारण नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत में समग्र रूप से स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान तमिलनाडु ने हासिल किया है, यह भी याद रखेगा। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी जिलों में पहला स्थान किसका है, तो उड़ीसा का मलकानगिरी जिला दोस्तों वो अभी पहले स्थान पे चल रहा है, ठीक है। करा ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो तब आया था रिपोर्ट, तो एशिया में उस समय गौतम अडानी आगे चल रहे थे, लेकिन अभी जो आज वाला आया दोस्तों, ये हिरन वाला जो लिस्ट आया उसके अनुसार गौतम अडानी फिर पीछे चले गए। ये बार बार मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बीच में दोस्तों दो लोगों में प्रतियोगिता रहता है एशिया को लेकर के, ठीक है। चलिए आगे भी ध्यान दीजिए दोस्तों, स्टडी 91 का जो बेस्ट सेलिंग कोर्स चल रहा है वो चल रहा है हिंदी इंडिविजुअल का बैच। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक मौका स्टडी 91 को जरूर दीजिए। इसके अलावा अगर इंटरनेट की समस्या से आप जूझ रहे हो और आपको लगता है कि नहीं ऑनलाइन स्टडी हमारे लिए नहीं, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। स्टडी 91 पर जितने भी क्लासेस दिए जा रहे हैं आपको, जितने भी बैच चल रहे हैं, इनकी क्लासेस को आप डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। तो कोई इंटरनेट की समस्या, कोई बफरिंग की समस्या आपके लिए नहीं आने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। करा नीति आयोग अपने 5वें वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के अंतर्गत कितने महिलाओं को पुरस्कृत करने वाला। दोस्तों अभी हाल ही की बात कर दें तो अभी हाल ही में नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। कौन सा, नारी शक्ति पुरस्कार दोस्तों वितरित किया गया, नारी शक्ति पुरस्कार। और आपको पता होगा दोस्तों, नारी शक्ति पुरस्कार ये 2 साल के लिए वितरित किया गया था, वर्ष 2020 के लिए और वर्ष 2021 के लिए, ठीक है। तो वर्ष 2020 में दोस्तों टोटल 14 पुरस्कार और वर्ष 2021 के लिए भी दोस्तों 14 पुरस्कार, यानी कुल पुरस्कारों की संख्या कितना था, 28 पुरस्कार वितरित किए गए थे। और हस्तियों की संख्या कितनी थी, 29 हस्तियां। 28 पुरस्कार और 29 हस्तियां याद रखेगा, मतलब 29 लोगों को दिया गया। ये तो ये वाला था। और ये जो नीति आयोग जो दे रहा है, नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को मोदी जी ने योजना आयोग के स्थान पर किया था, याद रखेगा। और मोदी जी ही दोस्तों क्या है, उसके पदेन अध्यक्ष भी हैं। अमिताभ कांत दोस्तों नीति आयोग के CEO हैं, ठीक है। और अगर मैं नीति आयोग की बात करूं दोस्तों, इसके 5वें वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स हर साल दिया जाता है दोस्तों। और इसमें इस बार 75 महिलाओं को चुना गया। क्यों, क्योंकि इस बार आजादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है, आजादी का 75वां वर्ष चल रहा है दोस्तों, अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, इसलिए दोस्तों यहां पर यह 75 महिलाओं का चुनाव किया गया है, यह भी याद रखेगा। पुरस्कार वितरित करते समय दोस्तों आप नाम जानते हैं किरण बेदी जी का, ठीक है, जो कि पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में भी काम कर चुके हैं, वो भी मौजूद रहेंगी। SBI के अरुंधति भट्टाचार्य का नाम सुना होगा, अरुंधति भट्टाचार्य भी इस मौके पर मौजूद रहेंगी। इसके अलावा आपने संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक का नाम सुना होगा, महासचिव लक्ष्मीपुरी, वो भी यहां पर रहेंगी मौजूद, ठीक है, जिनके द्वारा ये पुरस्कार दिए जाएंगे, ठीक है।
इसको याद रखेगा। चलिए अवार्ड से जो सवाल हैं एक बार फिर से आपके सामने आ गए हैं, तो रिवीजन कर लीजिए। देखिए स्टडी 91 से जुड़ने का यही फायदा है कि करंट अफेयर के सवालों को आप इतने बार पढ़ लेते हैं कि शायद ही ऐसा हो कि सवाल भूल नहीं पाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो नीति आयोग में आ गया दोस्तों 75, और अभी आज ही हम लोगों ने पढ़ा स्पोर्ट स्टार एसेज अवार्ड, जिसमें पुरुषों के रूप में दोस्तों नीरज चोपड़ा को चुना गया, और अगर हम फीमेल की बात करें तो मीराबाई चानू को चुना गया, यही ना, मीराबाई चानू को चुना गया। ऐसे करके सवाल याद रखे है कि नहीं। स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार जो कि दोस्तों मालदीव सरकार के द्वारा दिया गया, ये सुरेश रैना को दिया गया। 75वां बाफ्टा पुरस्कार दोस्तों, इसमें किस मूवी को दोस्तों चुना गया है, तो द पावर ऑफ डॉग, मूवी का नाम क्या है, द पावर ऑफ डॉग। ठीक है। 31वां जीडी बिरला पुरस्कार दोस्तों नारायण प्रधान जी को दिया जा रहा है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा दोस्तों भारत के 6 एयरपोर्ट को दोस्तों चुना गया, ये भी याद रखेगा। और विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वाधिक लोग जो चुने गए वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से चुने गए, सेल कंपनी से सबसे ज्यादा लोग चुने गए। यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड में दोस्तों 2 महिलाओं को चुना गया, एक नेपाल की भूमिका श्रेष्ठ है, एक बांग्लादेश की रिजवाना हसन। ठीक है। और वर्ष 2018, 19, 20, 21 और 21, 22 के लिए राष्ट्रीय राजभाषा पुरस्कार या इस्पात राजभाषा प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया, यह दिया गया राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को। तो अवार्ड से जुड़े सवाल बार बार रीड करिए, इतने बार रीड कर लीजिए कि सवाल एकदम दिमाग में होने चाहिए। कई लोगों को तो ऑप्शन चाहिए होता, मुझे नहीं लगता कि स्टडी 91 के बच्चों को भी किसी ऑप्शन की जरूरत है। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं, याद रखिए। इन्होंने कैसा रिकॉर्ड बनाया कि आज तक ऐसा रिकॉर्ड किसी पुरुष ने नहीं बनाया। 250 विकेट आज तक किसी व्यक्ति ने नहीं लिया, सोचो, भारत से, और एक भारत की महिला ने ले लिया। और आपको नाम जानकर दोस्तों हैरानी होगा, इनका नाम है झूलन गोस्वामी। जी हाँ दोस्तों, झूलन गोस्वामी। मिताली राज दोस्तों जो कि महिला टीम की कप्तान है, अभी हम लोगों ने इनके बारे में कुछ दिन पहले पढ़ा था कि दोस्तों 6 आपका विश्व कप खेलने वाली दोस्तों पहली महिला बन गई हैं, तब हमने इनके बारे में पढ़ा था। सैफाली वर्मा दोस्तों सबसे कम उम्र की हैं जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूप में दोस्तों मैच खेल चुकी हैं। ठीक है, याद रखेगा, सैफाली वर्मा का नाम याद रखेगा। यहां पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा, झूलन गोस्वामी हो जाएगा, तो ये भी आप याद रखेगा। ठीक है, बाकी की बातें दोस्तों यहां पर लिया गया है। अंतिम विकेट जो उन्होंने लिया दोस्तों, झूलन गोस्वामी ने किसका लिया दोस्तों, 2022 में इंग्लैंड के विरुद्ध मुकाबले में झूलन गोस्वामी ने अपने वनडे कैरियर का 250वां विकेट लिया। उन्होंने इंग्लैंड के टैमी ब्यूमोंट को एलबीडब्ल्यू से आउट किया दोस्तों, ये भी याद रखेगा। और आज तक ऐसा पुरस्कार किसी पुरुष को नहीं मिला हुआ है। चलिए महिलाओं की बात आई गई है तो मैं आपको एक सीरीज पढ़ाता हूं दोस्तों हर बार कि महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो चर्चा में रही हैं, तो चर्चित महिलाओं के बारे में जरा आप सवाल सुनिए, बड़ा अच्छा अच्छा सवाल है। अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी दोस्तों कौन बन गई हैं, तो याद रखिएगा झूलन गोस्वामी जी बन गई। ठीक है। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब, देखिए मिस, यहां पे मिस वर्ल्ड की बात कर रहा है, यहां पर इसके पहले एक मिसेज वर्ड आया था दोस्तों, आपको याद होगा, साइलिन फोर्ड को दिया गया था मिसेज वर्ड। यह मिस वर्ड की बात किया जा रहा है दोस्तों, और यह दिया गया कैरोलिना बिलावास्का को। ठीक है। और इसके अलावा मिस यूनिवर्स का खिताब किसे दिया गया था, हरनाज संधू जो कि भारत की रहने वाली हैं, उन्हें दिया गया था। 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली क्रिकेटर कौन बनी है, तो मिताली राज बनी, आपको बता ही दिया मैंने। ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों 2 बहनें हैं, तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया, इनको चुना गया है। हरियाणा कैडर की किस आईपीएस अधिकारी को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इनका कला रामचंद्रन नाम है, याद रखेगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नया कुलपति दोस्तों किसे बनाया गया, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। क्या नाम है, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। ये सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय था महाराष्ट्र में, वहां से आई है दोस्तों, और इनको जेएनयू में रखा गया। मिसेज वर्ड दोस्तों बता दिया था मैंने, मिसेज वर्ड का जो खिताब दिया गया वो साइलिन फोर्ड को दिया गया, पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और ये देखिए साइलिन फोर्ड है। और मिसेज वर्ड ये जो पुरस्कार चल रहा था, इसमें एक और प्रतियोगिता हुआ था, राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार। ठीक है। तो इसमें एक भारतीय को दिया गया, नवदीप कौर उनका नाम है। ठीक है। हाल ही में दक्षिण ध्रुव की एकल यात्रा करने वाली पहली अश्वेत महिला कैप्टन हरप्रीत चंडी बनी है, यह भी याद रखेगा। फॉर्च्यून इंडिया ने किसे भारत के सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में चुना है, तो भारत की वित्त मंत्री का नंबर 1 पे स्थान है निर्मला सीतारमण। नंबर 2 पर दोस्तों नीता अंबानी, मुकेश अंबानी की पत्नी का स्थान है। और नंबर 3 पर याद रखेगा एक वैज्ञानिक सलाहकार है जिनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन, उनका स्थान है। ये तीनों लोग का नाम आप जरूर याद रखेगा, क्योंकि सवाल जब भी बनेगा यहीं कहीं से पूछा जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में भगोरिया महोत्सव मनाया गया, तो याद रखेगा भगोरिया महोत्सव दोस्तों ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश के जनजातियों के द्वारा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के जनजातियों के द्वारा भगोरिया महोत्सव मनाया जाता है। कई बार मैंने देखा आपके पेपर में
उत्सव, महोत्सव, मेला, यहाँ से कई सारे सवाल बनते हैं। तब से करंट अफेयर में जब कभी इस तरह की चर्चाएं आती हैं तो मैं ऐसे सवालों को ढूंढ करके आपको देता हूं, ठीक है। तो याद रखिएगा, खास करके भगोरिया महोत्सव जो है ये अगरिया जनजाति हो गया, सहरिया जनजाति हो गया, भील जनजाति हो गया, जो कि खास करके मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, ये उन जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। करा भगोरिया भंगोरिया महोत्सव भारतीय राज्यों में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी लोगों के द्वारा, मूल रूप से मालवा क्षेत्र में जो रहने वाली जनजातियां हैं उनके द्वारा दोस्तों यह मनाया जाता है। चलिए, आर्ट एंड कल्चर से जुड़े कुछ अच्छे सवाल हैं, जरा उन पे अपनी नजर डालिए, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर यानी मेला, महोत्सव, इस टाइप के सवाल। तो याद रखिएगा, भगोरिया महोत्सव ये मध्य प्रदेश की जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। करा किस मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया गया? तो यह दो मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और सांस्कृतिक मंत्रालय, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, इन दोनों मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से मनाया गया दोस्तों झरोखा कार्यक्रम। खजुराहो नृत्य महोत्सव दोस्तों, अब जाहिर सी बात है, खजुराहो वाला मंदिर कहां पर? कंदरिया महादेव का मंदिर यहां पर है, ठीक है। और याद रखिए मध्य प्रदेश में, तो यही मनाया गया। भारत सरकार ने किस राज्य में मेदाराम जतारा महोत्सव 2022 के लिए 2.26 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ये तेलंगाना में मनाया जाने वाला एक महोत्सव है जिसके लिए फंड दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। मारू महोत्सव कहिए चाहे मरु महोत्सव कहिए, जैसलमेर में मनाया जाता है, राजस्थान में, ठीक है, रेगिस्तान में। कंछोट उत्सव दोस्तों, यह भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है कंछोट उत्सव। क्या है? कंछोट उत्सव। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, मनोज सिन्हा जी हैं। जबकि लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्णा माथुर जी हैं, ठीक है। हाल ही में किस मंदिर को विश्व विरासत सूची में नामित किया गया? याद रखिएगा, अभी लिस्टिंग नहीं हुई दोस्तों, सिर्फ नामित किया गया, नामांकन के लिए भेजा गया। यह दक्षिण भारत का होयसल मंदिर है, होयसल, याद रखिएगा। तुरग्या महोत्सव दोस्तों, ये कहां मनाया जाता है? तुरग्या महोत्सव ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। राजधानी दोस्तों कहां है? ईटानगर है और मुख्यमंत्री पेमा खांडू है, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में स्पुतनिक ग्लस्टर फेस्टिवल मनाया गया? तो स्पुतनिक ग्लस्टर फेस्टिवल ये लद्दाख में मनाया जाता है, यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है। 73वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी में पाल और दादवाओ गांव में हुए नरसंहारों को दिखाया गया? तो गुजरात राज्य की झांकी में इन नरसंहारों को दिखाया गया था, एक सवाल। दूसरा सवाल याद रखिएगा, पॉपुलर चॉइस अवार्ड किस झांकी को दिया गया? तो महाराष्ट्र की झांकी को दिया गया पॉपुलर चॉइस अवार्ड। जबकि सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने जीता। उत्तर प्रदेश से दो झांकी प्रस्तुत किया गया था, एक था ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, दूसरा था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ठीक है। ये दोनों आप याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए सही जोड़े का मिलान करिए दोस्तों, यानी कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, जरा ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों विश्व जल दिवस का, तो देखिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है हर साल 22 मार्च को, ठीक है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस दोस्तों 23 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन दोस्तों आपको पता होगा भगत सिंह जी को फांसी हुआ था। शहीद दिवस दो मनाया जाता है, एक तो 23 तारीख को मार्च में मनाया जाता है, एक 30 जनवरी को, जिस दिन महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, उस दिन को भी हम शहीद दिवस के रूप में ही मनाते हैं, ठीक है। और कविता दिवस दोस्तों 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। एक और याद रखें दोस्तों, 24 मार्च भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? याद रखेगा, टीबी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, टीबी दिवस मनाया जाता है। टीबी मतलब वो ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, याद रखेगा, वो भी मनाया जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर उत्तर होगा आपका डी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, DABC दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। आई बात समझ में? घबराइए मत, पीछे के जो करंट अफेयर हैं उनको लेके बिल्कुल परेशान मत होइए। पीछे के जो भी करंट अफेयर छूटे हुए हैं उनको मैं इसी तरह से आगे की क्लास में दोस्तों कूट बना के पढ़ा दूंगा, और एक आध क्लास मुझे पीछे का लेना भी पड़ेगा, ठीक है। तो कल से आपकी मेहनत कराऊंगा, उसको थोड़ा लेकर आप एक्टिव रहिएगा, ठीक है। एक चीज, विश्व जल दिवस की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो मुझे लग रहा है आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, वो है थीम। तो जरा थीम याद रखेगा, भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, ठीक है। ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, याद रखेगा, ये इस बार की थीम है, इसको जरूर याद रखेगा। और 23 तारीख को मनाया जाता है दोस्तों शहीद दिवस, आप जान ही रहे हैं, शहीद दिवस या सूर्योदय दिवस के रूप में इसे जानते हैं। 3 लोग थे दोस्तों, भगत सिंह जी थे, सुखदेव थापर थे और शिवराम राजगुरु थे, जिनको दोस्तों अंग्रेजों ने फांसी दे दिया था, इसे भी आप याद रखें, ठीक है। बाकी विश्व मौसम विज्ञान दिवस दोस्तों ये 23 मार्च को ही मनाया जाता है। और कविता दिवस, विश्व कविता दिवस यह 21 मार्च को मनाया जाता है। मार्च से संबंधित जो अच्छे दिवस हैं एक बार उन्हें रीड कर लीजिए। जैसे 1 तारीख को दोस्तों विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। सिविल लेखा दिवस दोस्तों 2 तारीख को मनाया जाता है। विश्व वन्य दिवस और विश्व श्रवण दिवस, ये दोनों 3 तारीख को मनाया जाता है,
ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व मोटापा दिवस 4 तारीख को मनाया जाता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल दिवस इस बार तो 6 को मनाया गया, बट याद रखेगा इसकी मुख्य रूप से जो स्थापना हुआ वो 10 तारीख को स्थापना हुआ है, ठीक है। सीआईएसएफ की स्थापना 10 तारीख को हुआ है। जन औषधि दिवस दोस्तों 7 तारीख को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 तारीख को मनाया जाता है। किडनी दिवस दोस्तों 10 तारीख को मनाया जाता है, 10 यानी 10 मार्च को मनाया जाता है। रोट्रैक्स दिवस दोस्तों, रोटरी नाम की संस्था का नाम सुना होगा, उसी के द्वारा रोट्रैक्स दिवस मनाया जाता है, 13 तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, गणित में अभी रामानुजम पुरस्कार दिया गया दोस्तों नीना गुप्ता जी को, याद रखेगा उन्हें इस बार नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया, ठीक है। तो गणित दिवस कब मनाया जाता है? 14 को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 15 तारीख को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 तारीख को मनाया जाता है। आयुध निर्माण दिवस और विश्व नीति दिवस ये 18 मार्च को मनाया जाता है, 18 को, ठीक है। विश्व गौरैया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस से 20 तारीख को मनाया जाता है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस दोस्तों ये भी रोग है, 21 तारीख को। वन दिवस भी 21 तारीख को। याद रखेगा ये वन्य जीव दिवस 3 मार्च को था और ये वन दिवस है। वन्य जीव दिवस वन दिवस दोनों अलग अलग है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में गलती करते हैं, बट आप मत कीजिएगा क्योंकि समझा दे रहा हूं, ठीक है। तो इसको याद रखें। कविता दिवस भी 21 को, जल दिवस 22 को, शहीद 23 को, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 को, और 24 वाला भी दोस्तों आप यही लिख दीजिए विश्व टीबी दिवस। कौन सा? टीबी दिवस याद रखेगा। टीबी बोलते हैं, टीबी ट्यूबरोकुलोसिस, ठीक है, ट्यूबरोकुलोसिस बोलते हैं, टीबी दिवस याद रखेगा। टीबी दिवस ये दोस्तों 24 को मनाया जाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज के आखिरी सवाल पर। लिख रहा है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? विश्व का सबसे प्रदूषित देश, जी हाँ दोस्तों, भारत का नाम नहीं दिया, बड़ा सोचने वाली बात है। चलिए कोई बात नहीं। विश्व का जो सबसे प्रदूषित देश घोषित किया गया दोस्तों वो बांग्लादेश को घोषित किया गया, ठीक। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रदूषण हो रहा है, ईंट भट्टों की मात्रा ज्यादा है, गाड़ियों की मात्रा ज्यादा है, जिसकी वजह से यहां प्रदूषण भी बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश जो कि भारत का पड़ोसी देश है, राजधानी ढाका है दोस्तों, याद रखेगा, ठीक है। और ये सर्वे में दावा किया गया दोस्तों कि 117 देशों में जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कंट्री है दोस्तों उसमें बांग्लादेश का नाम आया है, क्योंकि वाहनों, भट्टों और कारखानों से निकलने वाला धुआं यहाँ जो है मतलब इसको नंबर 1 पे लाने में बड़ा वजह रहा है, ठीक है। तो जरा याद रखेगा। पर्यावरण से संबंधित कुछ और सवाल जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। पहला तो बांग्लादेश हो गया, ये भी हम लोगों ने आज ही पढ़ा कि प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर दोस्तों एक कार्बन डाइऑक्साइड टैक्स लगाया जाएगा जो कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा लगाया जाएगा। प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए दोस्तों 2 पहल शुरू किया गया था। एक था स्वावलंबन पहल, दूसरा था संभव पहल। स्वावलंबन और संभव, याद रखेगा। किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यशाला बनाया जा रहा है? तो पुणे में बनाया जा रहा है। रेन बॉम्ब दोस्तों क्या था? बहुत तेज वर्षा थी दोस्तों, ये कोई लड़ाई उड़ाई का विषय नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों एक मूसलाधार बारिश हुई थी जिसे हम रेन बॉम्ब के नाम से जानते हैं। खबरों में रहा क्रिम्सन रोज दोस्तों तितलियों की प्रजाति थी जिसे दक्षिण भारत में रामेश्वरम के पास देखा गया। कौन सी कंपनी प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई? तो डॉबर कंपनी बनी है, याद रखेगा। कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहा है उससे ज्यादा, जितना अवशोषित कर रहा है उससे कहीं ज्यादा उत्सर्जन कर रहा है? तो ये असम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क है जहां ऐसा देखा गया। दलदली भूमि दोस्तों कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट किसे घोषित किया गया है? तो अरावली जैव विविधता पार्क जो हरियाणा के हिस्से में आता है उसे घोषित किया गया है। किस देश में भी प्लास्टिक की बर्बादी हुई दोस्तों? तो स्विट्जरलैंड में प्लास्टिक की बर्बादी हुई है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सभी सवाल आप ध्यान दीजिएगा, ये सभी अच्छे अच्छे सवाल थे। और अगली क्लास में दोस्तों मैं आपको मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि पीछे के जो भी 3-4 दिनों के करंट अफेयर छूट गए थे वो मैं आपको पूरा करा दूंगा, ठीक है। देखिए होती है, दिक्कतें होती है और मैं नहीं चाहता आपकी क्लास को बंक करना, बट किसी न किसी वजह से दोस्तों बंक हो ही जाती है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ हाथ जोड़ करके, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा सहयोग करेंगे और साथ देंगे, ठीक है। और अगर किसी तरह की जानकारी चाहिए तो स्टडी 91 के नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।